हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा गार्डन। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो पॉलिटी का नेक्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कर लिया था और उसके आगे के पार्ट को हम डिस्कस करेंगे इसमें। और पॉलिटी में जो हम लोग सीरीज चल रहा था, सीरीज का जो मूल अधिकार हम इसके पहले वाले पार्ट में आप देखें, उसी मूल अधिकार चैप्टर का ये सेकेंड पार्ट वीडियो है और हमने उसे 12 और 13 आर्टिकल तक कर लिया था। जो हमारा वर्गीकरण है मूल अधिकार का, उस वर्गीकरण के पहले हम लोग वर्गीकरण जो पहला है उसके बारे में पढ़ेंगे इस वाले वीडियो में। तो जो पहला है आपका, जो आप 6 मूल अधिकार देखे हैं उसमें से ये जो पहला है वो समता या समता का अधिकार। ठीक है, ये मूल अधिकार है। इसमें आप जानते हैं कि कितने तक पुरानुच्छेद है, 14 से लेकर 18 तक। 14 से लेकर 18 तक वाले में जो चर्चा है उसी के बारे में हम लोग समझेंगे इसमें, 14 से 18 के बारे में। और पहला जो आर्टिकल है, आर्टिकल 14, उसमें ये कहा है कि राज्य के अंतर्गत किसी व्यक्ति को राज्य क्षेत्र के अंतर्गत विधि के समक्ष समानता व विधियों के समान संरक्षण देगा। ठीक है, राज्य के अंतर्गत किसी व्यक्ति को राज्य क्या करेगा, विधि के समक्ष समता तथा विधियों के समान संरक्षण देगा। ये बात इसमें कहा गया है। इसका मतलब क्या है, विधि के समक्ष समता का मतलब क्या है, विधि के समान संरक्षण का मतलब क्या है, तो इस दोनों को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, विधि के समक्ष समता, विधि के मत जो है वो विधि के समक्ष समानता का मतलब ये है कि जो कानून है, कानून के सामने हर कोई क्या है, एक बराबर है। ठीक है, उसे ऐसा नहीं देखा सकता कि वो यदि अमीर है या गरीब है उस हिसाब से उसको ट्रीट किया जाए, वैसा नहीं हो सकता है। हर कोई क्या है, कानून के सामने बराबर है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे आप मजाक में लेंगे तो आप कह सकते हैं कि कोई एक जो पंचायत मूवी का सीरीज है उसमें एक विनोद नाम का कैरेक्टर है, और एक सामान्य रूप से आप किसी एक्टर की बात करेंगे तो आप सलमान खान, शाहरुख खान, जो भी लेना चाहते हैं, अक्षय कुमार, उसकी बात कर सकते हैं आप। दोनों में आपको एक अंतर दिखेगा। इसके कैरेक्टर में जो हमेशा हीरोइज्म का कैरेक्टर होता है अक्षय कुमार इन लोगों का, और एक व्यक्ति जो सामान्य रूप से ग्रामीण परिवेश का कैरेक्टर निभा रहा है। ठीक है, विनोद जो कैरेक्टर फेमस हुआ था, तो दोनों में अंतर है। लेकिन जब भी ये दोनों लोग कानून के समक्ष जाएंगे तो वो दोनों बराबर होंगे। कानून ये नहीं कहेगा अच्छा आप ये अच्छा काम किए हैं। देखो भाई, मतलब वो पीछे क्या चलता है, उसमें उनके मन में क्या रिस्पेक्ट है किसके लिए, वो थोड़ा बहुत अंतर आपको दिख सकता है। तो ये व्यक्तिगत अंतर होगा, जो भी व्यक्ति उनके साथ ट्रीट कर रहा होगा, जो भी व्यक्ति उनके साथ किसी भी तरीके से डील कर रहा होगा, किसी भी कानून के मुद्दों को लेकर यदि उन्होंने गलत किया हो तो फिर वो आपको दिख सकता है। लेकिन अदरवाइज सामान्य स्थिति में क्या है कि उनको ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ अक्षय कुमार होने के नाते उनको ऐसा कुछ मिल जाएगा, नहीं। विधि के सामने क्या है, ये सब कोई बराबर है। ठीक है, तो सामान्य से आप दूसरा एग्जांपल ले लीजिए। आप एक एग्जांपल तौर पे ये ले सकते हैं कि कोई व्यक्ति, अच्छा देखो ये कैरेक्टर से तुलना तो ये ठीक बड़ी बात है। कोई जैसे आप मुकेश अंबानी की बात कर लीजिए, ठीक है, वो बहुत रिच इंसान है। दूसरे किसी आप गरीब व्यक्ति किसी और की बात कर सकते हैं। अब उस इंसान में अंतर करेंगे तो फिर बात ये है कि ठीक है, ऐसे सामान्य स्थिति में अंतर आपको लग रहा है, लेकिन जैसे ही कानून के सामने जाएंगे तो कानून के सामने सब कोई क्या है, बराबर है। इसी को कहा गया विधि के समक्ष समता। ठीक है, तो कानून के सामने सब कोई क्या है, बराबर है। अगला है विधियों का समान संरक्षण। इसी में एक शब्द है, ठीक है, और इसका कहने का मतलब ये है कि जो विधि है वो सभी व्यक्तियों के लिए सेम होगा, बराबर होगा, अलग अलग नहीं होगा। पहले वाले में क्या था, पहले वाले में था कि विधि के सामने जाएंगे तो दोनों आप बराबर दिखेंगे, चाहे आप केस कोई भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप बराबर हैं। कुछ बातें आपको हाइपोथेटिकल लगेगी, कुछ बातें लगेगा कि अच्छा ऐसे तक कहने के लिए है, लागू नहीं होता है, तो वो अब उसके पीछे की बात है। सामान्यतः जो नियम बनाए गए हैं, नियम ये कहता है कि यदि आपने कोई कृत्य किया है वैसा जो गलत कृत्य है, तो उसके लिए सब कोई उतना ही दोषी होगा, सबको इसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा। ऐसा नहीं कि उनको उसका रिस्पेक्ट अलग से दिया जा रहा है। हाँ, लेकिन कैसे चलता है वो ट्रीटमेंट का जो तरीका है, वो कैसे सरकार के जो अधिकारी हो तो वो कैसे करते हो तो डिपेंड करता ही है, और ये आपको अलग अलग जगह पर देखने को मिलेगा। तो वास्तविकता और जो व्यवहारिक है उसमें थोड़ा अंतर हो जाता है आपको। ठीक है, अब यहाँ जो है विधि के समान संरक्षण का मतलब ये है कि जो सरकारें हैं, जो कोई भी है, जो राज्य है, वो क्या करेगा, सबको विधि के समान संरक्षण देगा। मतलब जो ऊंची
संरक्षण देने की बात होगा वो करेगा, और ये कोई भी व्यक्ति का कर सकता है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, ये सब नहीं देखा जाएगा। तो बेसिकली इतना सा मतलब है कि आपके किसी भी क्लास होने से, ठीक है, चाहे आप आर्थिक तौर पे किसी क्लास के व्यक्ति हो या फिर जो हमारा सामाजिक व्यवस्था है जिसमें वर्ण व्यवस्था, उसके हिसाब से कुछ भी हो आप, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप जैसे ही कानून के सामने आएंगे बराबर होंगे, ठीक है, चाहे आप आर्थिक तौर पे रिच हो या फिर कुछ भी हो, वो फ़र्क नहीं पड़ता है। चलिए, अब ये है कि अनुच्छेद जो 15 है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आर्टिकल 15 में ये कहा गया है, यहाँ पे एक लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, सामान्यतः 15 को 15 एक कर दिया गया और बाकी आगे भी 15 to 53 होगा इस तरीके से। जैसे होता है क्या है कि संविधान में लिखे हो इस तरीके से, जैसे 15 के बारे में 3-4 पॉइंट है ना, तो 3-4 पॉइंट को इस तरीके से कर दिया गया, 15(1), 52, 53, तो ऐसे है, ठीक है। तो अनुच्छेद 15 में इसमें राज्य के निर्देश है कि वो किसी के साथ केवल धर्म, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 15 में ऐसा कहा गया है कि वो किसी भी राज्य क्या है, किसी भी के साथ ये जन्म, मूल वंश, जाति, ये इसके आधार पे, लिंग के आधार पे भेदभाव नहीं करेगा, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ केवल, थोड़ा सा नीचे वाले एग्जाम में तो नहीं, नीचे वाले एग्जाम में सिर्फ पूछ लेते हैं आर्टिकल 15 में क्या था, लेकिन ऊपर वाले एग्जाम में थोड़ा परेशान करते थे। जो केवल शब्द है इसका मतलब ये है कि केवल शब्द यह दर्शाता है कि इस प्रावधान में लिखे अधिकारों पर ही भेदभाव नहीं किया जा सकता, बल्कि अन्य अधिकारों पर भी, ऐसे भी कर दीजिएगा, बल्कि अन्य अधिकारों पर भेदभाव किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी चीज़ों में, जैसे कि केवल यहाँ लगा हुआ, उसके आगे जो शब्द लिखे हुए हैं, सिर्फ इन्हीं आधारों पे आपके साथ भेदभाव नहीं होगा। मतलब आपके साथ धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं हो सकता है, जाति के आधार पे नहीं हो सकता है, लिंग के आधार पे नहीं हो सकता है, जन्म स्थान के आधार पे नहीं हो सकता है, लेकिन जैसे ही से बाहर निकलेंगे आपके साथ भेदभाव हो सकता है। जैसे कोई आपके साथ योग्यता के आधार पे भेदभाव करे, ठीक बात है, इसमें क्या दिक्कत है, करना चाहिए। हो सकता है कहेगा देखो तुम इस काम के लिए लायक नहीं हो, तो आप उस समय कहेगा देखो हमारे पास तो ये भेदभाव से वंचित किया, आर्टिकल 15 में क्या क्या भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे शब्द लगाया है केवल। केवल का मतलब केवल इन्हीं शब्दों के आधार पे आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें मूल वंश वगैरह भी आता है, एक टर्म आता है मूल वंश, तो आप मूल वंश भी लिख सकते हैं। तो आप किस वंश का, आपका जो ओरिजिन है वो वंश का, वो कहाँ से, तो केवल इन आधारों पे आपके साथ भेदभाव नहीं होगा, लेकिन बाकी किसी भी आधार पर हो सकता है, ठीक है। तो आप मान चलिए कि किसी राज्य में है, वहाँ पे कह रहा है कि देखो तुम यहाँ राज्य के हो इसलिए आपके साथ भेदभाव नहीं, जन्म स्थान के साथ आधार पर भेदभाव नहीं किया सकता, ठीक है। अब वो अलग बात है, कोई राज्य कहे कि हमारे यहाँ की इतनी नौकरियों में जो ये आरक्षण है यहाँ के राज्य के लोगों का है, तो वो राज्य की परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा किया गया है, इसमें ऐसा तनाव लेने वाली बात नहीं है। अल्टीमेटली उस वाले जो कानून है जो भी बनाया है, उस राज्य का लोगों का ही भला हो रहा है, उस राज्य के लोगों का भला हो रहा है, ठीक है, तो रहता ही है। तो इन आधारों पर आपके साथ क्या होगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब मान चले कि आप गुजरात चले गए हैं, बिहार के लोग हैं, आप गुजरात चले गए हैं, आप वगैरह अच्छा कहाँ जन्म हुआ, तो बिहार में, अच्छा ठीक है, तुम कायदे के इंसान नहीं हो, ये मार पीट देगा आपको, ये सब करेगा, तो ये भेदभाव की मनाही की गई है। आप वो भेदभाव नहीं कर सकता है, चाहे कोई भी नहीं कर सकता है, तो उसकी मनाही की गई। लेकिन इन्हीं आधारों पे, इसके अलावा जैसे ही आप दूसरे आधारों पे बात करेंगे, फिर वहाँ पे आपके साथ भेदभाव होगा। उसमें आपको ये नहीं करना है कि हाँ इससे कैसे भेदभाव कर रहे हैं, हमारा तो आर्टिकल 15 मिला हुआ है, भेदभाव से वंचित किया गया है, ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है। धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पे, केवल इन्हीं आधारों पे, मूल वंश के आधार पे आपके साथ भेदभाव नहीं होगा, बाकी किसी आधार पर हो सकता है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है केवल शब्द यह दर्शाता है कि इस प्रावधान में लिखे अधिकारों पर ही भेदभाव नहीं किया सकता, बल्कि अन्य, केवल शब्द यह दर्शाता है कि इस प्रावधान में लिखे अधिकारों पर ही भेदभाव नहीं किया सकता, बल्कि अन्य अधिकारों पर भेदभाव किया सकता है। यहाँ से भी काट दीजिएगा, ठीक है, बल्कि अन्य अधिकारों पर भेदभाव किया सकता है, ठीक। आगे 15(2) में है, 15(2) में ये है कि जो राज्य के साथ साथ निजी कंपनियों को आदेश है कि दुकानों, सार्वजनिक स्थानों, होटल, मनोरंजन स्थल या पूर्णतः अंततः या राज्य द्वारा पोषित, जनता के लिए पोषित होगा, घोषित नहीं, जनता के लिए कुआं, पोषित का मतलब कि राज्य के पैसे से बना हुआ हो, जनता के लिए कुआं, तालाबों, सार्वजनिक समागम स्थानों आदि पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो वे सभी स्थल बेसिकली, उसमें निजी कंपनी वगैरह को भी शामिल किया गया, वे सभी लोग जो
राज्य के अंतर्गत आते हैं, उसके बाद राज्य के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो उन लोगों की ये है कि आप भेदभाव नहीं करेंगे। जैसे आप सामान्य रूप से किसी भी होटल में गए, आप किसी सार्वजनिक स्थल पे खड़े हैं और आपका पूछा जा रहा है कि कहाँ से जन्म हुआ है, किस मतलब धर्म से हो, और फिर आपको धर्म के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है, ये बात गलत है, तो वो नहीं कर सकता है कोई भी, ठीक है। अगला है आर्टिकल 16, और आर्टिकल 16 में अगेन 2 पॉइंट है, तो इसको 61 और 62 कर दिया गया है। 61 है, राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजित या नियुक्ति से संबंधित विषय में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। कहा गया है कि राज्य के अधीन जो भी पद होगा उसमें नियुक्ति होगी। अगेन राज्य का शब्द का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहले ही राज्य को डिफाइन कर दिया गया है। यदि हम किसी और राज्य के बारे में स्पेसिफिक बोलेंगे तो उसका नाम बोलेंगे हम, ठीक है। राज्य की जो आप अवधारणा आज में समझते हैं, जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, जब भी हम ऐसा बोलेंगे तो वहाँ पे हम राज्य के नाम बोलेंगे। अदरवाइज आप राज्य का मतलब पूरे शासन व्यवस्था का स्वरूप से समझिएगा जो भारत के बारे में बात की जाती है। वैसे भी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत भी ये राज्य के विधानमंडल वगैरह तो आते ही हैं, राज्य की कार्यपालिका। राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजित या नियुक्ति से संबंधित विषय में सभी नागरिकों के अवसर की समानता होगी। तो कहने का मतलब यह है कि राज्य किसी पद पर नियुक्ति करेगा तो उसके लिए सबके लिए बराबर समानताएं होंगी। और आर्टिकल सेक्शन 2 में कहा गया कि कोई नागरिक केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, वंश, कर्म, जन्म स्थान या निवास स्थान के आधार पर राज्य के अधीन नियोजन या पद से के संबंध में अन्याय नहीं होगा। जन्म स्थान या निवास अधीन नियोजन के पद पर अन्याय नहीं होगा, तो उसे भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगेन वही बात है कि ये जो ये वाला शब्द है, केवल वाला शब्द है, इसके आधार पे आपके साथ भेदभाव नहीं होगा, बाकी और किसी पे हो सकता है। तो ये ध्यान रखना है कि आपके साथ इन चीज़ों पे केवल वाले जो शब्द है उस पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, बाकी किसी चीज़ पे किया सकता है भेदभाव, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब एक बात समझिएगा, यहाँ पे कुछ राज्य ऐसे हैं, जैसे आपको हरियाणा की बात कर लीजिए। हरियाणा गवर्नमेंट ने अपने वहाँ के प्राइवेट नौकरियों में कुछ राज्य के लोगों को संरक्षण प्रदान किया है, मतलब उसमें आरक्षित कर दिया कि यहाँ के लोगों को इतना % को लोग लेना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसा हुआ है, ठीक है। तो मतलब हुआ है, अब कितना % है वो थोड़ा आइडिया नहीं है, तो आप वहाँ पे भी हुआ है। अब इस पे आज से आप बोलेंगे कि देखो भाई तुम तो भेदभाव कर रहे हो जन्म स्थान के आधार पे, अब हम बिहार से हैं तो हमारे यहाँ कोई दिक्कत हो रहा है। तो बेसिकली उस राज्य के लोगों के लिए किया गया है वो प्रावधान, ठीक है। तो इसको आप भेदभाव नहीं मानेंगे, तो ये ध्यान रखना है। अगेन वही बात जो ऊपर बता रहे थे आपको कि केवल इन्हीं बातों पे आपके साथ भेदभाव नहीं होगा। मूल, वंश, जाति, वंश, कर्म, जन्म स्थान या निवास के आधार पे, ये भी निवास के आधार पे भी आप कह सकते हैं कि हरियाणा के लोगों ने जो 50% आरक्षण किया है प्राइवेट नौकरियों में, ये तो गलत बात है भाई, ठीक है, नहीं करना चाहिए, क्योंकि निवास स्थान के आधार पर ये भेदभाव हो रहा है। तो बेसिकली उस राज्य के लोगों को कल्याण को देखते हुए ऐसा किया गया है, तो ऐसा कर सकती है सरकार, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब केवल इन्हीं आधारों पर नहीं होगा, बाकी आधारों पर हो सकता है। यदि आपको ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए किसी भी में भी अप्लाई करने के लिए, तो आपको ग्रेजुएशन का डिग्री देना पड़ेगा, ठीक है। कोई क्राइटेरिया होगा, जो भी योग्यता वाला क्राइटेरिया होता है वो होगा, तो आपको देना पड़ेगा। कोई ऐसा जॉब है जिसमें फिजिकली चैलेंज लोगों को नहीं लिया सकता है, तो उसको आपको करना पड़ेगा, उसको मैनेज करना पड़ेगा। आपका हाइट मैनेज करना पड़ सकता है, ठीक है। आपका बाकी जो फिजिकल फिटनेस है वो मैनेज करना पड़ सकता है, उसके आधार पे आपके साथ भेदभाव होगा। बस इन आधारों पर नहीं होगा कि केवल धर्म, किसी धर्म से आए हैं तो इसलिए हम आपको नहीं लेंगे, आप किसी जाति वंश से हैं इसीलिए हम आपको नहीं लेंगे, ये उस पर रोक लगाया गया है, ये सब ध्यान रखना है। तो योग्यता जो है, योग्यता के आधार पे भेदभाव आपके साथ किया जा सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन बाकी इन सब चीज़ों पे भेदभाव आपके साथ नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला अनुच्छेद 17, और अनुच्छेद 17 में है आपके पास ये अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के बारे में बात किया गया है, अस्पृश्यता के बारे में बात किया गया है, इसमें अस्पृश्यता का अंत करने की बात की गई है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, कह सकते हैं आप इसको, अनटचेबिलिटी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। अस्पृश्यता का अंत, आप इसको अनटचेबिलिटी बोल सकते हैं इंग्लिश में, और छुआछूत भी कहते हैं। तो इसका अंत करने की बात इसमें किया गया है, तो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इसका इंग्लिश टर्म होता है। और इस वाले में है कि इस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के अंत की घोषणा की गई है। किसी भी रूप में अस्पृश्यता के आधार पर आचरण पर रोक लगाया गया है।
कहने का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति किसी के साथ छुआछूत की भावना से कार्य नहीं करेगा किसी तरीके से, और ऐसे कोई भावना नहीं रखेगा। उस पर रोक लगाने की बात की गई है, तो छुआछूत पर रोक लगाने की बात इसमें किया गया है आर्टिकल 17 में। और जैसे आप किसी होटल में गए, किसी जगह पे गए और आप कह रहे हैं कि किस जाति से हो, तो इस जाति से, सब ठीक है, तुम सही आदमी नहीं हो, मतलब आपको बगल में बैठने नहीं दिया जाएगा, तो ये बात गलत है। आर्टिकल ये 17 इसका विरोध करता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको, छुआछूत नहीं हो सकता, ये सब नहीं हो सकता है। आज भी ग्रामीण समाज में बहुत जगह पे जाइएगा तो आपको इसका स्वरूप देखने को मिलेगा, लेकिन अब ठीक है, उसकी सामाजिक व्यवस्था है, ठीक नहीं है, लेकिन वहाँ की सामाजिक व्यवस्था जिस पर चल रहा है, आप क्या कर सकते हो। जैसे ग्रामीण समाज में जाइएगा तो आपको भोज वगैरह में क्या देखने को मिलेगा कि जो दूसरे वर्ग के लोग हैं, जाति वर्ग के, जो निम्न वर्ग में आते हैं सामाजिक व्यवस्था के अनुसार से, तो उनको जब भी बुलाया जाता है तो उनको एक साइड में खिलाया जाता है खाना वगैरह, ठीक है। तो वो थोड़ा सा मामला ठीक नहीं लगता है, पर अब उससे सामाजिक व्यवस्था का इस पर कार्रवाई हो सकता है, लेकिन अब न तक कौन पहुंच रहा है, न जो लोग, जिन लोगों के साथ हो रहा है उनको भी दिक्कत है, तो चल रहा है मामला। देखिए, 1976 में अस्पृश्यता अधिनियम 1955 के मूलभूत संशोधन किया गया था, ठीक है। 1955 में मूलभूत संशोधन किया गया था और उसका एक नया नाम नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955 कर दिया गया। मतलब ये कि अस्पृश्यता अधिनियम 1995 था, और इसमें था कि छुआछूत के बारे में, मतलब यहाँ पर शब्द जो देख रहे हैं, मतलब सिर्फ, अच्छा, ये उन्हीं लोगों के साथ होगा जो निचले वर्ग के लोग हैं, ज़्यादातर उसी में होता है, ठीक है। तो उसके लिए एक टर्म दे दिएगा, नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955। अब नागरिक अधिकारों का मतलब ये नागरिकों के अधिकार की रक्षा कर रहा है, तो नागरिक में तो हर कोई है, ठीक है। यहाँ पे अस्पृश्यता का मतलब ज़्यादातर निम्न वर्ग के लोगों की बात की जा रही है, तो यहाँ पे एक अच्छा टर्म मिलता है, आपको नाम देखने को मिल जाता है। इस अधिनियम के तहत छुआछूत को दंडनीय अपराध माना गया है। इस अधिनियम में निम्न बिंदुओं के आधार पर भेदभाव अपराध है, ठीक है। तो अब क्या क्या बिंदु हो सकते हैं जिसपे ये कहा जा सकता है कि हाँ मेरे साथ छुआछूत हुआ है, तो उसके प्रावधान समझ लीजिए। पहला है कि किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पूजा करने से रोकना, सार्वजनिक स्थल पर पूजा करने से रोकना। यदि आप किसी जगह पे गए हैं और पूजा करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ के कोई आप लोग मना कर दे, कह के देखिए आप अभी पूजा नहीं कर सकते जब तक हम लोग नहीं कर ले, तो उसमें ये भी रहता है कि हम कर लेंगे उसके बाद आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग नहीं कर ले तब तक आप नहीं कर सकते हैं, तो ये कारण हो सकता है कि आपको जब से रोका जा रहा है पूजा स्थल पर पूजा करने से, ठीक है। चलिए आगे, अगला जो है परंपरागत धार्मिक दार्शनिक या अन्य आधार पर छुआछूत को सही ठहराना। ये कहना है कि देखो हमारे परंपरा में चले आ रहा है, लेकिन वही जो सामाजिक व्यवस्था वाला पार्ट है जो हमने आपको एग्जाम्पल दिया है, अब वो तो अलाउ नहीं करता हमारा संविधान, लेकिन उनका क्या है कि हमारा सामाजिक संरचना ऐसा है, हमारा समाज का संरचना ऐसा है कि हम उन लोगों को अलग ही खिलाते हैं, तो फिर आप उस स्थिति में कुछ नहीं कर सकते हैं। उस परिवेश में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि फिर पूरा समाज आपको बाइकआउट कर देगा, वैसा रहता है। लेकिन फिर यहाँ ये है कि ये भी कहा गया है कि इस वाले पे जो हमारा संवैधानिक प्रावधान है उसमें ये कहा गया है कि आप इसके आधार पे भी कोई भेदभाव वगैरह नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और छुआछूत को सही नहीं बता सकते हैं। देखो ये बहुत बेकार से मामला है, ठीक है। हमने अपने ही आप पे कुल्हाड़ी मारा है। जब आप पूरा ये दौरान देखेंगे ना, आपको आधुनिक भारतीय इतिहास का काल देखेंगे, उसमें आप समझेंगे कि कितना ज़्यादा छुआछूत हो रहा था, ठीक है। और ये हमारे लिए ही घातक है। जब एक समाज वर्ग में रहते हुए हम किसी निम्न तबके के लोगों के साथ, निम्न तबका जब हम कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये समझिएगा जो हमारा जो सामाजिक ढांचा है, सामाजिक नहीं संवैधानिक जो ढांचा है जिसके तहत आपको अलग अलग वर्ग बनाए गए हैं, उसके तहत हम बात कर रहे हैं। मेरा व्यक्तिगत वैसे कोई अवधारणा नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है ये कि अच्छा, उसमें था आधुनिक भारतीय वाले में कि आपको हर जगह पे आपको छुआछूत मिल रहा है। अब एकजुटता कैसे आएगा बॉस, बताओ, जब एक ही समाज के लोग इस तरीके से करेंगे। अंततः अम्बेडकर जी को अलग से निर्वाचन मंडल मांगना पड़ गया, क्योंकि उस समाज के उत्थान के लिए बाकी लोग काम नहीं करेंगे, तो अलग से निर्वाचन मंडल माना गया। और इसी पे विवाद हुआ था, तो गांधी जी के साथ फिर से अंततः समझौता करना पड़ा अम्बेडकर जी को, ठीक है। तो ये सब होते रहे, मतलब ये सब हो रहा था उस काल में, और हम इसके मतलब बहुत बड़े मतलब बेवकूफ़ियत कहिए इसी को, क्योंकि इसके कारण से हमारे समाज में एकजुटता की में कमी है ये, ठीक है। पर ठीक है, पूरा आंदोलन चला, वो ठीक है, अलग बात है। और एक अपने आप में उसका महत्व है कि जो लोगों ने काम किया उसको वहाँ तक पहुँचाया, और आज हम लोग स्वतंत्र रूप से जी रहे हैं। लेकिन एक भावना तो है ही कि आप गलत कर रहे थे वहाँ के कुछ वर्ग के लोगों के साथ छुआछूत ये सब कर करके, ठीक है।
अगला जो है वो है किसी दुकान, होटल या सार्वजनिक मनोरंजन स्थल में प्रवेश करने से मना करना। अब आप किसी जगह पे गए और कह रहा है कि देखो भाई तुम इस वर्ग से हो, ठीक, हम तुमको प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं, तो ये गलत बात है। अब यहाँ पे ये राज्य नहीं है, लेकिन राज्य के अंतर्गत वो लोग काम कर रहे हैं, मतलब राज्य के क्षेत्र में है ये, और राज्य के क्षेत्र में रहते हुए ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, उनको ये कहा गया है। तो किसी दुकान, होटल या सार्वजनिक मनोरंजन स्थल में प्रवेश करने से मना करना, ये बात उनको तो ये ध्यान रखना है कि कोई भी आपको इस तरीके से मना नहीं कर सकता है, ठीक है, तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, कोई मना करता है तो। चलिए आगे देखते हैं। अब अगला है छुआछूत के आधार पर किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को बेइज्जती करना। अच्छा, कभी कभी ये भी होता है कि जाति सूचक शब्द के आधार पर भी आप किसी का बेइज्जती कर रहे हैं, तो उस पर भी आपके ऊपर कार्रवाई हो सकता है। मतलब आपके लिए आपको जाति सूचक शब्द का प्रयोग नहीं करना है किसी व्यक्ति के खिलाफ जो निम्न वर्ग के हैं, उसके शब्द का प्रयोग करते हुए उसको कुछ बोलना नहीं है। आप सामान्य स्थिति में जो भी कुछ हुआ उसे बोल सकते हैं, लेकिन सिर्फ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करो तो ठीक नहीं है। छुआछूत के आधार पर अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति की बेइज्जती करना, ये भी ठीक नहीं है। किसी व्यक्ति को सामान बिक्री या सेवा देने से रोकना। अब आप इस उद्देश्य से भी नहीं रोक सकते कि देखिए आपको हम इसलिए सामान नहीं दे रहे हैं, आपको हम इसलिए कुछ नहीं बेच रहे हैं क्योंकि आप इस वर्ग समाज से आते हैं, ये और इस कारण से हम आपके साथ ये नहीं कर रहे। ये भी एक छुआछूत का ही है, ठीक है। अगला जो आर्टिकल है अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत है, ठीक है, तो ये उपाधियों का अंत की बात करता है आर्टिकल 18। इसमें देखिएगा यह अनुच्छेद उपाधियों के अंत की घोषणा करता है। इसके तहत प्रावधान है कि राज्य सेवा एवं सेना एवं शिक्षा संबंधी सामान को छोड़कर कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। एक बात सुन लो, जब ये संविधान हमारा बन रहा था तो उस समय पे हमारे दौरान एक हमारे आज़ादी की बात चल रही थी। उस समय 1946 की बात करें तो फिर अंत हमको आज़ादी मिला, फिर संविधान लागू हुआ, पूरी कहानी है। अब उस दौरान ऐसा क्यों किया होगा इस सब, क्योंकि उस समय पे आपको देखते हैं कि जो ब्रिटिश सरकार है वो अलग अलग लोगों को अलग अलग उपाधि देती थी। वर्तमान समय में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। वर्तमान समय में किसी को भी कुछ भी उपाधि मिल रहा है तो वो उसके योग्यता के आधार पे है, न कि किसी व्यक्ति विशेष के प्रभावित होने के बाद कि हम आपसे प्रभावित हो गए तो ये लीजिए आपका उपाधि। ऐसा नहीं है, वो योग्यता के आधार पे है। चाहे किसी को भारत रत्न मिल रहा हो, चाहे किसी को पद्मश्री मिल रहा हो, ठीक है, वो उनकी योग्यता है। और योग्यता क्या है? योग्यता का मतलब सिर्फ एजुकेशन नहीं है, वो उनका आर्ट एंड कल्चर वाला ही पार्ट रखता है। कोई संस्कृति कलात्मक कार्य किए हों, कोई सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत कुछ कार्य किए हों, तो ये सब हो सकता है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उपाधियों के अंत की घोषणा की गई अनुच्छेद 18 में। इसके तहत प्रावधान है कि राज्य सेना एवं शिक्षा संबंधी सम्मान को छोड़कर कोई उपाधि नहीं देगा। तो राज्य ऐसा कुछ नहीं करेगा, सेना और शिक्षा संबंधी उपाधि दे सकता है। इसमें यह कि भारत का कोई नागरिक कोई विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा, ठीक है, क्या ही लिखा हुआ यार, प्राप्त नहीं करेगा, तो कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा विदेशी राज्य से भारत का कोई नागरिक, ये ध्यान रखना है। अगला है कोई व्यक्ति जो भारतीय नागरिक है परंतु वह भारत के किसी लाभ के पद पर है अथवा ट्रस्ट में कार्य कर रहा है, तो वह राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी उपाधि नहीं ले सकता। अब ऐसे है कि कोई व्यक्ति जो एक सामान्य व्यक्ति के बारे में वो है, इसमें यह है कि कोई व्यक्ति जो भारतीय नागरिक है और भारत सरकार के साथ किसी लाभ के पद पर है, जब भी उसको कोई दूसरे देश के जगह के उपाधि कोई लोग उपाधि देंगे तो उनको राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी, तभी जाकर उनको उपाधि ले सकते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसका अगला पॉइंट है कि 1954 में एक अधिनियम न्यायालय का जजमेंट आया था। उस जजमेंट के तहत क्या हुआ था, पद्म विभूषण, पद्मश्री को उच्चतम न्यायालय के अनुसार पुरस्कार माना गया, उपाधि नहीं माना गया, ये ध्यान रखना है। तो 1954 में न्यायालय ने ये निर्णय दे दिया, मतलब उसको स्पष्ट कर दिया कि ये सब जो भी दिया जा रहा है वो पद्म, ये बेसिकली पुरस्कार है, उपाधि नहीं है। और पुरस्कार के बाद भी उन्होंने कुछ ऐसा कार्य किया होगा, इसके लिए मिला है, ठीक है। अगला है स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 to 22, ठीक है, 19 से लेकर 22 तक में जो अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार है, तो ये ध्यान रखना आपको। तो इसमें 3 आपको आर्टिकल पढ़ना है, 4 पढ़ना है, 19, 20, 21 और 22, ये आपको 4 आर्टिकल को सिर्फ पढ़ना है। चलिए, तो पहला है स्वतंत्रता का अधिकार में पहला ही क्या मतलब अगला वर्ग है स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें आर्टिकल 19 to 20, उसमें पहला जो आर्टिकल है वो अनुच्छेद 19,
इसमें ये कहा कि मूल संविधान में इस आर्टिकल के तहत 7 अधिकार थे, ठीक है, लेकिन वर्तमान में 6 अधिकार हैं। तो बेसिकली जब भी पहली बार आया था ये मूल संविधान में था जब भी वो, तो उसमें 7 आर्टिकल दिए गए थे, वर्तमान में इसमें 6 हैं और 7 ये अधिकार थे। 7 आर्टिकल नहीं, मतलब 19 1 2 3 करके ऐसा था, ये 19 ABCD करके था, क ख ग था हिंदी में और इंग्लिश में ABCD था। तो 7 बेसिकली अधिकार थे उन्हें आर्टिकल 19 के तहत, और वर्तमान में इसमें 6 बच गए हैं अधिकार। बेसिकली एक संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है जो F वाले में था, अभी हम लोग देख लेंगे, यहाँ पे आपको ये सातों पढ़ने को मिलेगा। तो इसके तहत नागरिकों के 6 अधिकारों की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई थी। पहला आर्टिकल 19 का वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये आपका पहला 19 क में आपको देखने को मिलेगा। तो 19 1 क के अंतर्गत वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो यहाँ पे अन्य हटा दीजिएगा, ठीक नहीं है, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब इसका मतलब ये है कि जो भी आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, उसकी स्वतंत्रता आपको दिया गया है। तो जैसे आप कुछ भी सरकार के खिलाफ लिख रहे हैं, अच्छा कुछ भी का मतलब कुछ भी नहीं, मतलब जैसे कोई भी नीति आया है और उस नीति का बेसिकली विरोध कर रहे हैं, तो ये आपके पास अधिकार है, आर्टिकल 19 के तहत ये अधिकार मिला हुआ। लेकिन विरोध भी उचित करना है, ऐसा नहीं कि कुछ भी बोलेंगे तो फिर कुछ भी बोलेंगे तो फिर मामला आगे खराब हो सकता है। वैसे सामान्यतः कोई पार्टी जल्दी ऐसे एक्शन लेने से बचती है, क्योंकि फिर आगे वो मामला बिगड़ेगा तो फिर पार्टी के खिलाफ एक नेगेटिव अवधारणा उत्पन्न होगा कि पार्टी लोकतंत्र, जैसा आपको आजकल देखते हो, अगर राहुल गांधी जी कह रहे लोकतंत्र खत्म हो गया, लोकतंत्र खत्म हो गया, तो उसके पीछे रीज़न यही है कि उनका ऐसा कहना है कि आज कोई बोल नहीं पा रहा है, ये आर्टिकल 19 का मतलब सरकार के खिलाफ कुछ भी बोले तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाता है। फिर भी देखेंगे जब CBI ये सब के बारे में बात किया जाता है तो उसका मतलब वही है कि सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलेंगे तो आप पर कार्रवाई होगा। तो हमारे आर्टिकल 19 क में ये बात कहा गया है कि आपको बोलने की स्वतंत्रता है, और एक्सप्रेस करने का जो माध्यम है आजकल देखते ही हैं, सिर्फ बोलने नहीं, आप ट्विटर पे कुछ लिखते हैं, ठीक है, आपने बहुत देखा होगा कि कुछ लोगों ने नहीं, विद्यार्थियों ने, कुछ टीचरों ने मिलके ये क्या किया था, तो ये ट्विटर कैंपेन चलाया था अलग, ये रेलवे में भर्ती के लिए उस समय पे। तो ऐसे आपको देखने को मिल जाएगा, रेलवे अलग अलग जगहों पे आपको ये सब कैंपेन देखने को मिल जाएगा। तो बेसिकली ये आपका जो लोग कर रहे हैं ये इसी का उपयोग करते हुए करते हैं, किसका, आर्टिकल 19 1 का। यदि आप आगे बात करें तो उसमें है आर्टिकल 19 ख में, 19 1 ख में ये है, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ देख लीजिएगा, आर्टिकल 19 1 क, फिर 19 1 ख आएगा। तो जैसे जैसे 6 अधिकार पढ़ेंगे उसमें आपको अलग अलग आर्टिकल आएंगे, ठीक है। ये तो क, इसी को आप इंग्लिश में A और B यहाँ पे कह सकते हैं। तो यहाँ पे नहीं लिखा गया, सिर्फ यहीं पे लिखा गया था, बाकी यहाँ पे लिख लेना है अपने से और देखते रहिए। चलिए अब जो है आपका वो मामला इस तरीके से, अगला जो है शांतिपूर्ण व हथियार के बिना, यहाँ पर लगा लीजिएगा, हथियार के बिना सम्मेलन की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण व हथियार के बिना सम्मेलन की स्वतंत्रता। इसमें कहा गया है संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार की बात की गई है। इसे 97 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। तो पहला शांतिपूर्ण सम्मेलन की बात, तो शांतिपूर्ण सम्मेलन करना है आपको, कुछ भी कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, लेकिन वो कैसे करना है, शांतिपूर्ण तरीके से और बिना हथियार के करना है। तो कहीं पे आप 10 लोग इकट्ठे हो गए, कुछ भी आप प्रोग्राम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो सब करना है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से करना है, ठीक है। 1907 जो CAA था उसके तहत संघ या सहकारी समिति बनाने की बात की गई थी। तो ये गाँव के अंतर्गत ये है, 97 संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ये बात किया गया था। अगला देखिएगा आप, इसमें यह है कि भारत के राज्य क्षेत्र के में बिना रोक टोक में के घूमने की स्वतंत्रता है। तो भारत के क्षेत्र में बिना रोक टोक के घूमने की स्वतंत्रता, तो इसमें यह है कि भारत के क्षेत्र में क्या है, बिना रोक टोक के आप घूम सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, उसके बारे में बात किया गया है।
अब अगेन वही जो हम आपको शायद पहले वाले पार्ट 1 वाले लेक्चर में कह रहे थे कि फिर आप किसी भी क्षेत्र में घूम तो सकते ही हैं, लेकिन फिर वो क्षेत्र यदि कोई रिस्ट्रिक्टेड एरिया नहीं है तो घूम सकते हैं। यदि रिस्ट्रिक्टेड एरिया होगा जहाँ पे सेना का कुछ होगा या भारत सरकार का कुछ पॉलिसी होगा कि क्षेत्रों में नहीं जाना है, तो आप वहाँ नहीं जा सकते हैं। फिर उस समय पे आप विवाद नहीं करिएगा कि हमको आर्टिकल 19 के तहत अधिकार मिला है कि हम यहाँ ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, मतलब घूम सकते हैं कहीं पे भी। ये बेकार की बातें हैं। फिर उस समय पे आपको अधिकार बताया जाएगा डंडा से पीट के, ठीक है। तो बेकार की बातें नहीं करिएगा। मतलब कहने का मतलब वो चीज़ें जहाँ पे एलिजिबल हैं आप घूमने के लिए कहीं पे भी घूम सकते हैं, लेकिन ऐसे कोई रिस्ट्रिक्टेड एरिया में नहीं, और जहाँ पे कोई सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसको रोका गया। जैसे भारत क्षेत्र में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता है, तो आप कहीं भी निवास कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर वही यदि कुछ नियम बनाए गए होंगे उस क्षेत्र विशेष के लिए, तो आपको वहाँ पर अच्छा, ये जब भी नियम बनाया जाएगा किसी क्षेत्र विशेष, तो राज्य का अपना कोई व्यक्तित्व नहीं है, राज्य का अपना कोई ऐसा नहीं कि हाँ हम गुस्से में कर रहे हैं। या तो कोई ऐसा क्षेत्र होगा जो बहुत सेंसिटिव एरिया होगा तो वहाँ पे नहीं देगा। अब कोई ऐसा आदिवासी जाति का क्षेत्र है और आप वहाँ जाइएगा, उपद्रव में चाहिएगा, उन लोगों को परेशान करिएगा, इसलिए नहीं देगा आपको, ठीक है। तो उस स्थिति में हो सकता है क्योंकि वहाँ पे बाकी दूसरे ही जो हमारे ही लोग हैं उनके कल्याण की बात की जा रही है। ऐसा नहीं कि उस समय अच्छा ऐसे कैसे रोक दिए, तुम तो कहते कि हमको कहीं भी निवास करने का है, कहीं भी घूमने का है। तो बेसिकली किसी और उद्देश्य से कहा जाता है, इस उद्देश्य से नहीं कि आपको रोकना है, इस उद्देश्य से ऐसा नहीं किया जाता है। अगला है कहीं भी व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता, तो आप कारोबार कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, ये बात वहाँ पे कहा गया है। संपत्ति की स्वतंत्रता को ख़त्म कर दिया गया है। तो एक और ये था आपको जो चौ था उसमें चौ में मिल जाता आपको आर्टिकल 19 चौ में था ये। इसमें कितना हो गया, 1 मिनट रुकिएगा। आपने 1 किया है, 2 हो गया है, 3 4 5 हो गया, नहीं इसमें आपको 7 मिला हुआ था पहले से, 6 बचा हुआ है। तो एक आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो गया, एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता हो गया, शांतिपूर्ण हथियार हो गया, संगम या सहकारी समिति होने की स्वतंत्रता, भारत के क्षेत्र में घूमने की स्वतंत्रता और भारत के किसी भाग में बसने की स्वतंत्रता। तो 1 2 3 4 5 और 1 6, आई थिंक 6 हो गया है। देखिएगा यहाँ पे एक बार काउंट कर लेते फिर बाद में दिक्कत ना। अच्छा हाँ ठीक है, 3 यहाँ पे हैं और आपको 3 यहाँ पे हैं, और ये जो बीच में आ गया है जो चौ है, ठीक है, ऐसे 6 तक जाता है। ये जो कोई भी व्यापार और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता जो है ये 19(1)(6) में मिला हुआ है आप लोगों को। आप लोगों क्या, हम सबको मिला हुआ है 19(1)(6) में। ये मिला हुआ 19(1)(6) में 1(6), और ये है अंग, तो बीच में बच गया क्या, चौ। तो चौ बेसिकली संपत्ति का अधिकार है। तो 19(1)(6) में क्या है, संपत्ति का अधिकार था। तो आर्टिकल 31 और 19(1)(6) उसमें संपत्ति के अधिकार की बात की गई। तो हम इसको अलग से कवर कर लेंगे, ठीक है। 31 को और 19(1)(6) को अलग से कवर कर लेंगे जब ये खत्म हो जाएगा पूरा तब। तो इसको 31 आर्टिकल को और 19(1)(6) को भेजा गया है आर्टिकल 300 क में, वो संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है। संपत्ति की स्वतंत्रता को क्या कर दिया, खत्म कर दिया गया, ये ध्यान रखना आपको। इसके बाद प्रेस की स्वतंत्रता वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आता है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है, जो कोई भी प्रिंटिंग वगैरह होता है, कोई न्यूज़पेपर छपता है, तो भी वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही पार्ट है, जिसकी चर्चा कहाँ पे, अनुच्छेद 19(1) में चर्चा है, ठीक है। चलो जी आगे देखते हैं। अनुच्छेद 20 है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और इसमें यह है कि आर्टिकल 20 के तहत जो संबंध राज्य द्वारा किसी व्यक्ति को मनमानी तरीके से दंड देने से रोका गया है। किसी व्यक्ति को आप अपने मर्जी से मनमानी तरीके से दंड नहीं दे सकते हैं, उसके लिए आपके ऊपर रोक लगाया गया है, ठीक है। तो देख लीजिए इसको, रोक में आर्टिकल 20 के तहत इस तरीके से मनमानी तरीके से दंड पर रोक लगाया गया है। और देखो जिसमें एक ख और ग नहीं है, यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा गलती किया है। यहाँ पे क्या है, अनुच्छेद 20(1) हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप करेंगे तो 1 और 2 और 3 कर सकते हैं। इस तरह से ख क ख ग नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको। तो आर्टिकल 20 में कोई भी व्यक्ति कोई ऐसा कृत्य करता है तो उस पर रोक लगाया गया, ये ध्यान रखना है। और उसमें भी इसके अंतर्गत क ख का प्रावधान नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखना है।
1-2 दिन का प्रावधान है, तो 20-1, 20-2, 20-3 हो सकता है, क नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या कर लीजिएगा, 2-3 कर सकते हैं आप। 20-1 कर लीजिए, 2 कर लीजिए, 3 कर लीजिए। तो 20 सब क्लॉज 1, 20 सब क्लॉज 2 और 20 सब क्लॉज 3, इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, चलो। किसी व्यक्ति को अपराध के लिए सजा या उस समय के कानून के आधार पर दी जाएगी, ना कि पहले या बाद में बने कानून के आधार पर। ठीक है, तो इसमें 1 में क्या कहा गया है, 20-1 में कि किसी व्यक्ति को अपराध की सजा जो उस समय के कानून के आधार पर दी जाएगी, ना कि पहले या बाद में बने कानून के आधार पर। 2 में क्या है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक ही बार सजा दे सकती है। 3 में क्या है, किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। जो पहला 20-1 वाला उसको समझ लेते हैं, आपको लगा होगा सर पर के निकल लिए हैं। चलिए 20-1 वाला समझ लेते हैं। इसमें यह है कि कोई व्यक्ति को जब भी सजा दिया जाएगा तो उस समय के कानून पे पहले या बाद के बने कानून पे नहीं। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को सजा हुआ है 2023 में, उसको पकड़ा गया है 2023 में। ठीक है, और 2023 में सरकार को ऐसा लग रहा है कि अभी हमारे पास कोई ऐसा कानून नहीं है इसके लिए, अब उसको कानून बनाएं, फिर उसके ऊपर अप्लाई करें, फिर उसको सज़ा दें। या फिर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आगे कानून बनाएंगे और फिर उस व्यक्ति को इस कानून के अंतर्गत रह देंगे, अच्छा इस पे ऊपर सज़ा का प्रावधान लग रहा है। तो ऐसा नहीं कर सकते। जिस समय पकड़े हैं उस समय पे लॉ एग्जिस्ट करता है, देन आप उसके ऊपर कार्रवाई करिए, उसको रखिए। ऐसा नहीं कि लॉ नहीं है सब कुछ है, उस पर कार्रवाई करिए, रखिए। कभी कभी होता है कि ना आप मतलब आपके ऊपर जानबूझ के कुछ ऐसा करने के लिए क्या कर देगा, नियम बना के ऐसा कर देगा कि हाँ चलो भाई ये इनको अब बंद करना, उसके ऊपर कार्रवाई करना है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको 2023 में पकड़ा गया है और कोई भूतलक्षी नियम का मतलब ये है कि आपको यहाँ पकड़ा गया है लेकिन नियम बना दिया गया पहले वाले से, और 2018 का कोई या 2020 का नियम बना दिया गया। अच्छा कभी कभी होता है कि बना अभी है लेकिन पीछे से अप्लाई किया उस नियम को, कहा कि अच्छा आप इसके अंतर्गत आता है, इसके ऊपर आपको कार्रवाई होगा। ये सबसे बचना है, ये कहा गया। अगला जो है ये 20-2 में है कि किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दिया जाएगा, 2 बार नहीं दे सकता है। तो आप 1 बार सजा दीजिए से एक अपराध के लिए, जिस अपराध के लिए आपको उसको पहली बार पकड़े उसके लिए एक ही बार सजा मिलेगा। यदि कोई दोबारा अपराध करता है तो ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बात मान लीजिए कोई व्यक्ति एक ही बार अपराध किया और 1 बार सजा दे दिए हूँ और फिर कहने नहीं 1 बार और मन कर रहा है आपको देने हमको देने का, तो ऐसा नहीं कर सकते। 1 बार के लिए एक ही बार सजा ही है, आप सजा दे सकते हैं। 3 में क्या है, 3 में किसी व्यक्ति का स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो आप किसी व्यक्ति को ये नहीं सकते देखो तुमने मर्डर किया है, तो हाँ नहीं ऐसा नहीं, मतलब वो कहेगा नहीं हम मर्डर नहीं किया, आपको पास कोई गवाह है तो बताइए। तो आप उसको ऐसा नहीं कि धमकाओ का कह रहे देखो मानना ही पड़ेगा कि तुम मर्डर किए हो, तो इसको नहीं करना है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला जो है वो है थोड़ा सा लंबा, ये बात यहाँ पे कर लीजिएगा। ठीक, अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात किया गया है। यहाँ पे तो नहीं होगा, दैहिक क होगा, दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का बात किया गया है। इस आर्टिकल के तहत किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया सकता है, किसी और स्थिति में नहीं। कहा यह गया है कि किसी व्यक्ति को आर्टिकल 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का बात किया गया है। और दैहिक स्वतंत्रता का मतलब जो आप सामान्य स्थिति में समझें कि जान है तो जहान है वाला कॉन्सेप्ट है कि आपका जान बहुत, मतलब ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। माँ की जितना भी मान के लेकर स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, चाहे बाकी जो भी स्वतंत्रता का अधिकार है वो सब है आपको पास। आपको समता का अधिकार मिला हुआ है कि विधि के समान संरक्षण है, हमको विधि के समान समता है। ठीक है, सब मिल गया। ठीक है, लेकिन यही नहीं मिला हो तो आप क्या करिएगा, आपके एग्जिस्टेंस को बनाए रखा जाए राज्य के द्वारा, ये आपकी ये भी तो होना जरूरी है। नहीं तो आपके पास एग्जिस्टेंस का ही अधिकार नहीं है लेकिन बाकी सब अधिकार मिला हुआ है। कल को कोई आएगा ठोक के चल दिया भाई देखो हो गया, एक तो वो क्रिमिनल लागू होता ही है, लेकिन आपके पास एग्जिस्टेंस की अपनी वैल्यू है। ठीक है, तो भी बात किया गया है। इसमें और भी आपको चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको स्वच्छ वायु नहीं मिल रहा और आपके समय के बाद मृत्यु हो जाती है, तो फिर आपके एग्जिस्टेंस का वैल्यू क्या है। तो बेसिकली आपके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात किया गया है कि आपको प्राण के बारे में बात की जाए और दैहिक स्वतंत्रता जो कि आपका शरीर है, जो आपका एग्जिस्टेंस है वो आप अपने हिसाब से यूज़ करें, उसकी बात किया गया। और इसके तहत किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया सकता है, किसी और स्थिति में नहीं। अब यहाँ पे विधि का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए किसी को मृत्यु दंड देना है, राज्य दे सकता है, लेकिन यदि ऐसा कोई कृत्य किया है जिसके
लिए कोई विधि बना है जिसमें मृत्यु दंड की बात किया गया है तो आप ऐसा कर सकते हैं, सामान्य स्थिति में नहीं कि आप किसी के प्राण ले लें, ठीक है। तो इसलिए कहा गया विधि द्वारा प्रक्रिया। इसके तहत गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण जिसमें प्रदूषण रहित वायु, स्वच्छ जल का अधिकार, बिजली का अधिकार, निजता का अधिकार, इन सब की बात किया गया है। निजता का अधिकार क्या है? प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी का जो अधिकार है। प्राइवेसी का मतलब जो आपके जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको लीक नहीं होना चाहिए, संरक्षित रहना चाहिए। और आपने आधार कार्ड के संदर्भ में 2015 में ये बहुत चर्चे में आया, ठीक है, कि हमारे निजता का अधिकार कहना उड़ा है। तो बेसिकली आपके जो डाटा है उसमें आपको कोई सेंध लगा रहा है तो उससे बचना है। जैसे आपको कोई फ़ोन रिकॉर्डिंग सुन रहा है, यदि किसी उद्देश्य से सुन रहा है, कुछ अधिकारी सुन रहा है तो फिर भी ठीक है, लेकिन सामान्य स्थिति में कोई सुन रहा है तो गलत है, क्योंकि आपके प्राइवेसी का उल्लंघन है, तो ये भी हो सकता है। बिजली वगैरह का अधिकार है आपके पास, लेकिन हाँ बिजली के लिए आपको फ़ी पे करना पड़ेगा, वो अलग बात है, लेकिन बिजली आप डिमांड कर सकते हैं, ये आप अच्छा जल डिमांड कर सकते हैं, ये सब आपके पास अधिकार है। आर्टिकल 21 क के तहत ये है कि शिक्षा का अधिकार है, तो राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चे को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देगा। तो आर्टिकल 21 का में शिक्षा का अधिकार की बात किया गया है, और इसमें राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देगा, ठीक है, इसके बारे में चर्चा है। और ये कब आया है? तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया है, ये ध्यान रखिएगा आप। तो पहले शिक्षा का अधिकार मूल संविधान में नहीं था, इसको बाद में 21 क आर्टिकल के तहत रखा गया है, और इसके कहा 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। अनुच्छेद 22 में है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। तो इस अनुच्छेद में व्यक्ति को सामान्य दंड विधि के अधीन गिरफ्तार करने पर निम्न अधिकार दिए गए हैं। व्यक्ति को गिरफ्तार करने का कारण बताना होगा, तो आप कारण बताइए कि क्यों गिरफ्तार किए हैं, और अपनी पसंद के वकील से कोर्ट में मामला प्रस्तुत कराने का अधिकार ये भी है इसमें। और इसमें थर्ड जो पॉइंट है वो 24 घंटे के अंतर्गत व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष सशरीर, यहाँ पे लिखा हुआ सशरीर उपस्थित कराना प्रस्तुत करने का अधिकार है। और इन 24 घंटों में अवकाश या तथा यात्रा में लगा समय गिना नहीं जाएगा। मतलब मान चलिए कि किसी दिन सैटरडे को पकड़ा है और शाम को पकड़ा है, अब अगले दिन छुट्टी है, तो फिर उस स्थिति में आपको नहीं काउंट किया जाएगा, फिर मंडे से वो काउंट होगा, सैटरडे वाला जो 2 घंटा पर काउंट हुआ तो वो होगा, तो अवकाश। और मान चलिए कि 20 किलोमीटर दूर रहने वाले हैं और उसको जाने में समय लग रहा है तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा, तो वो सब ध्यान रखना है। 24 घंटे के अंदर व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष सशरीर प्रस्तुत करने का अधिकार है, लेकिन इसमें यात्रा और अवकाश में लगा समय काउंट नहीं किया जाता है। और ये सब आपके पास अधिकार है। आपने यदि जय भीम मूवी देखा हो तो उसमें थोड़ा सा आपको चर्चा मिलेगा। वैसे जय भीम में पूरा यहाँ पे का चर्चा नहीं है, आगे का चर्चा है, लेकिन ये ध्यान रखना है आपको। जो रीड पढ़ना है उसमें आपको ये जय भीम मूवी का एक और जिक्र मिलेगा देखने। अपनी पसंद के वकील से कोर्ट में मामला प्रस्तुत करने का अधिकार है, और व्यक्ति को गिरफ्तार करने का कारण बताना होगा। और आप ऐसे ही नहीं गिरफ्तार कर सकते किसी व्यक्ति के आए हाँ ठीक है तुम गलत कारणों से गिरफ्तार कर लिए, जो उचित कारण है वो बताना होगा, गिरफ्तार करना होगा। तो ये जो वर्ग है 2 वर्ग हमने खत्म कर लिया, समता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। अगला जो हम बात करेंगे शोषण के विरुद्ध करेंगे अगले पार्ट में, ठीक है। थोड़ा सा समझाने में ये लेक्चर लंबा हो जाता है, जो कभी कभी लगता ज़्यादा हो गया, तो अगले वर्गों के बारे में और जितना भी वर्ग है जो बचा हुआ उसको अगले वर्ग में कर लेंगे। ये लेक्चर शायद 2-3 आपको पार्ट में मिलेगा, ठीक है। तो उसको देखिए, समझिए, जो भी लगता है आपको इसके वीडियो के बारे में कमेंट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, देखो समझ में आएगा कि हाँ सही जा रहा है कि नहीं, कंटेंट सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वो समझ में आता है। नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती है, पता चलता है कि बच्चे कुछ बोल नहीं रहे तो समझ नहीं आता है कि फिर सही जा रहा है कंटेंट कि नहीं जा रहा है। और थोड़ा बहुत आपको लगता है कि वीडियो का कंटेंट ठीक ठाक है, आपको चीज़ें समझ में आई हैं, तो आप लाइक कर सकते हैं। अदरवाइज आपकी चॉइस है, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। नहीं तो आपको यदि अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर ही करिएगा, उसमें क्या ही दिक्कत हो जाएगा आपको, ठीक है। चलिए बाय बाय।